नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। राज्यसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित। विधेयक के पक्ष में 84 और विपक्ष में पड़े 44 वोट। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है बिल। देश के प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता देने का विधेयक में प्रावधान। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा शुरू। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने की चर्चा की शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा के आखिरी दिन देंगी जवाब। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने उठाए जनहित से जुड़े कई मुद्दे। नागर विमानन, पेट्रोलियम, गृह, श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े सवालों के दिए गए जवाब। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने उठाई ग्लेशियर प्रबंधन के लिए अध्ययन की मांग। देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता देने वाला महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 आज राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक पर हुए मत विभाजन के पक्ष में 84 और विपक्ष में 44 वोट पड़े। इसके साथ ही इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा से यह विधेयक बीते मॉनसून सत्र में 23 सितंबर 2020 को पारित हो चुका है। उच्च सदन में चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि बड़े बंदरगाहों को सक्षम बनाने और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया। उन्होंने प्रमुख बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपने के विपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया। इसके जरिए निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को अधिक दक्षता के साथ काम करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। विधेयक में प्रमुख बंदरगाह के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। ये बोर्ड मौजूदा बंदरगाह न्यासों का स्थान लेंगे। ये बिल कोई पोर्ट का प्राइवेट करने के लिए या तो प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं है, बल्कि प्राइवेट पोर्ट की कंपटीशन करके पोर्ट हमारा टिक सके उसके लिए है। क्या हम हर सेक्टर में रिफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक और ऐसा कहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, दूसरी ओर कोई भी डेवलपमेंट की बात आए तो क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? क्या प्राइवेटाइजेशन है और क्या डेवलपमेंट है? उसके बीच में जो उसके भीतर जो भेद रखा है उसको बिना समझे यहाँ कुछ भी बोल देना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। वासन जी ने क्यों विस्तार से, वासन जी पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, उसको पता है कि पोर्ट को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उसको पता है कि पोर्ट को डेवलपमेंट का वही रास्ता होना चाहिए। वो कोई मेरी पार्टी से नहीं है। सब हमने ये सब बिल बनाया। ये बिल पहले ये तो 99 से चल रहा है, उसके बाद कई बार आया, कई बार गया। 2016 में फिर से वो स्टैंडिंग कमेटी में गया और स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी सिफारिश की, ज़्यादातर सिफारिश हमने मान लिया है। और उसमें ये स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश को मानते हुए पब्लिक कंसल्टेशन भी किया है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी किया है। ऐसा नहीं हम सब पोर्ट में गए हैं, कमेटी पोर्ट में गए, पोर्ट में जाके लेबर के साथ भी कंसल्टेशन किया है। और इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के जरिए देश के प्रमुख बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि नए कानून से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और बंदरगाहों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। कि आप इसको फिर से ड्राफ्ट करने के लिए भेजिए। भले ही पहले लोकसभा भंग होने से कमेटी के पास गया हुआ कानून जो गया था उसकी सिफारिशें आपने नहीं मानी हो, आज उसको देख लीजिए, फिर से ड्राफ्ट ठीक कीजिए। फ्रंट डोर, बैक डोर, विंडो कहीं से भी प्राइवेट आदमी घुसे, इसकी बहुत संभावना है, इसको बंद कीजिए। मैं मानता हूं एक मेजर पोर्ट का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और आंध्र प्रदेश जैसा राज्य जो सही माने में आज विभाजन होने के बाद जो कठिन समय से गुजर रहा है उसके ऊपर भी उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और पोर्ट के कारण वहाँ पे कारोबार भी बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम महत्व होगा। इसके लिए भी निजी क्षेत्र के लोगों ने भी जो उसमें योगदान दिया है उसको भी याद रखना चाहिए। Now, if you see the ports in Tamil Nadu is concerned, it has become like a bus stand. For every 10 kilometers,
we have another port. Why these private ports are developed in Tamil Nadu? Ironically, what I find in all establishment, Honorable Minister Sir, why do you not look at the possibility of representative of labor unions? महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पर कई और सांसदों ने भी सदन में अपने विचार रखे। You ask the workers of the BMS, in the heart of hearts, they will feel annoyed by this bill. Sir, the workers, their blood, their sweat, that they are the ports. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है डिफाइंड है, उसको जो है या एग्जम्पशन पर डाला जाए और यहाँ के हाउस के मेंबर्स को मौका दिया जाए बोर्ड पे बनने के लिए। By privatizing the ports, the employment opportunities of OBCs, SC, STs and even general employees will be grossly affected. This fear has already caused a discontent against the legislation among the employees of the ports. Instead of developing private airports, the central government has to take it by giving the appropriate powers to the state government also, by considering the section 22, 23 and 25 and educating board also to be given priority to the state government. However, it seems as per clause 2 and 3 section 22, clause 2 section 25 and section 26, it takes away the involvement of the state government in the creation of the master plan. Without having any workers' representation in the authority, the workers will not get justice, sir, for implementation of minimum wages and ESI, PF and all the that are already violating by the major port trusts, sir, in the country. तो मेरा अनुरोध होगा कि एक पॉलिसी बनाई जाए कि जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, जिनके अपने पोर्ट नहीं हैं, उनको भी चूँकि इतना बड़ा हमारा कोस्टल एरिया है, उनको भी वहाँ पर अपना पोर्ट बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यसभा में आज आम बजट 2021-22 पर चर्चा की शुरुआत हुई। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के आखिरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदस्यों की चिंताओं और सवालों का जवाब देंगी। Corporate profits, NDA 0.7%, UPA 1 2.7%, UPA 2 2.1%, BJP 1.4%। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े हैं कोविड से पहले, तो कोविड के बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत होगी? क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? This only shows that for the last 5 years you have mismanaged this economy. Government of India will be spending 100 lakh crore in the next financial year for the development of the infrastructure, and that will be the world-class infrastructure will be developing through this national infrastructure pipeline. और इसको funding कैसे करेंगे? How this 100 lakh crore will come? Through creating institutional mechanism, monetizing the asset. और इसमें मैं सौती महोदय जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए और भारत सरकार ने DFI बनाने का ऐलान किया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने जनहित से जुड़े अति महत्व के कई मुद्दे उठाए। Is that the government should adopt a policy wherein Indian consultancy firms are given more preference against the foreign firms, because as it happens, the reason why local consulting firms lose out to global giants is because of the eligibility qualification criteria in public procurement tenders. हाल में ही अभी की बात करें तो 1100 फिशिंग बोट और 400 मछुआरे पाकिस्तान की कराची जेल में कैद है। मैं अनुरोध आपके ज़रिए सरकार को करना चाहता हूं कि इनको जल्द से जल्द वापस लाने की और बोट्स को भी वापस लाने की सरकार उसके लिए कदम उठाए। I kindly request the Union government to take all the necessary steps to reopen this border trade as soon as possible to avoid the unnecessary circumstances which could happen in future. A separate welfare fund for homeless orphans and street children should be created, sir, and to supervise all such things, an orphan and street children welfare authority should be constituted immediately. Thank you. कि आपदा की इन परिस्थितियों पर विस्तृत अध्ययन किया जाए ताकि
हिमालय और ग्लेशियरों के और नदियों के स्वभाव पर अध्ययन किया जा सके और राज्य के लिए एक आपदा तंत्र विकसित किया जा सके। ठीक। इससे उत्तराखंड ही नहीं देश और दुनिया को भी लाभ होगा। मेरा अनुरोध है महिला और बाल विकास मंत्रालय से कि बाल विवाह पर नेशनल डेटा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को तत्काल राज्यव्यापी मूल्यांकन करने के निर्देश जारी किए जाएं। Regarding this matter and requested to allow the pilgrims to board from Chennai Airport instead of Cochin Airport. I request our Honorable Prime Minister to consider the request of our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and do the needful. Thank you, sir. Right. It's a very genuine problem. Sri Mukhtar Abbas Naqvi and Jaishankar ji, they have to attend to this. Tawarchand ji, please take note. Reader, take note of this suggestion and then pass it on to them. राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। बांग्लादेश बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 2216 है। जो बाढ़ से कवर की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 1638 है, लगभग 76% है। शेष जो बचा है 578 किलोमीटर, इसमें 10 किलोमीटर कार्य प्रगति पे है। 319 किलोमीटर का बाड़ लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। व्यापक संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इसमें रेडार है, सेंसिटिव कैमरे हैं और कई प्रकार की व्यवस्था लाकर हम वहाँ सीमा की सुरक्षा भी करते हैं, घुसपैठियों को रोकते हैं। This petroleum price tax collection is a proven and substantial collection for the state governments, so union government. For that, this debate, who will take responsibility, whenever needed, Government of India never sign out, we have taken responsibility, but primarily, this is a product we have to give to all the citizens, we have to go by the market mechanism. Now, the honourable member's question is, why are flights not operating up to 80%? So the answer to that is a decision taken on commercial basis by the air carriers. Now we are confronted with an interesting situation. On the one hand, some of the carriers want us to open full 100%, whereas others would like us to go slow. Our decision to raise it beyond 80% will depend on the behavior of the virus and our sense of comfort that air travel has all the SOPs, and the commercial decisions will have to be taken because this is a deregulated sector. मैं सरकार को सबसे पहले इस बात के लिए साधुवाद देती हूं कि सरकार ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण लागू किया वह आज़ादी के बाद अपने आप में एक इतिहास है। मैं सरकार से ये जानना भी चाहती हूं कि सरकार ने इस आरक्षण को लागू किया, लेकिन कुछ राज्यों में ये लागू नहीं हुआ है जैसा मेरी जानकारी में है। अगर ये लागू नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं? धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी में देना चाहूँगा कि ये जो अधिनियम लोकसभा में 8/1/2019 को पारित हुआ, राज्यसभा में 9/1/2019 को पारित हुआ और माननीय राष्ट्रपति जी ने 12/1/2019 को उसको पारित किया और 2019 में ही वो अधिसूचित हुआ। उसके नियम और सब कुछ बन गए और सारे राज्य सरकारों को उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।